एक बिजनेस वुमेन होकर एक मतलब आपने बिहार आने का सोचा ही क्यों? यहाँ पर आपको लगता नहीं कि खतरा है? नहीं, आप किस विचारधारा की बात करें? प्रशांत किशोर के पास कोई विचारधारा है कि वो हिंदुस्तान के करीब आधे दर्जन मुख्यमंत्रियों की विचारधारा को आगे बढ़ा चुके हैं। वो बीजेपी के साथ रहे, वो नीतीश कुमार जी के साथ रहे, वो आरजेडी के लिए काम कर चुके हैं, वो ममता बनर्जी के लिए काम कर चुके हैं, वो आप चले जाइए रेड्डी जी के लिए काम कर चुके हैं। बस उन्होंने महाराष्ट्र से बिहार के लिए निकलवाई थी, राइट? उस वक्त किसी बिहारी का दिल कांपा नहीं। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा। ये बहुत छोटा एग्जाम्पल बता रही हूँ, अन्य कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप तीन नेताओं में क्या फर्क समझती हैं? पहला लालू प्रसाद यादव, दूसरा नीतीश कुमार और तीसरा प्रशांत किशोर। ये डर अब निकालना पड़ेगा। क्या आपको लगता नहीं कि जितने ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल थे बिहार में वो खत्म हो गया, वो दौर खत्म हो गया? बट एनीथिंग एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी कैलकुलेटेड इन सच अ वे जहाँ पर आपको छूट ना मिले। अगर आपने वो क्राइम किया है, यू आर इंडेटेड टू इट। अब आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। सिर्फ मैंने यही देखा, किसी के बच्चे के हाथ में नीडल है, किसी की तबीयत खराब है, किसी के कुछ है। इतनी ज़्यादा परेशानियां होना कि आपके पास एक बेसिक चीज़ भी ना हो। सिंगापुर कभी बिहार में हम सोच सकते हैं कि पटना सिंगापुर बन जाएगा? नदियों को सही ढंग से रेगुलेट कर लिया जाए, उनको ठीक ढंग से वो अस्तित्व प्रदान कर दिया जाए, मुझे लगता है कि हमारा बिहार राज्य दूसरे राज्यों को भी बिजली दे सकता है। क्या आप जॉब वहाँ दे सकती हैं लोगों को, एक मजदूर बनाने के सिवा? बाहर भी लोग मजदूर हैं, बिहार में भी मजदूरी बनेंगे। परेशानी ये है कि लोग लगाना भी चाहते हैं, लेकिन जो सुरक्षा का जो विषय आता है ना, ये लोगों को भयभीत कर देता है। देखिए, एक बिहारी की जर्नी कभी भी आसान नहीं रहती, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। ये आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। मैंने अपनी नींद को त्याग दिया, अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, बहुत सारे चीज़ों को एकदम स्वाहा कर दिया। मैंने अपने आप को इतना तोड़ा और इतना बनाया है ना, जितना आप सोच भी नहीं सकते कि बार बार टूटी होंगी, बार बार उठी होंगी। बिहार में करेंगे तो कल फिरौती मांगी जाएगी। यही नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में आपको अलग अलग टैलेंट भी नजर आएंगे। टैलेंट और पॉलिटिक्स का जब संयोग बनता है तब जरूर कुछ अच्छा होता है, और पूरा बिहार इस बार यही कुछ ऐसा ही उम्मीद कर रहा है। बिहार में इस बार के चुनाव में कुछ नए चेहरे, कुछ ऐसे लोग जो विदेशों में रहे, जिनका कनेक्शन विदेशों से था। विदेशों मतलब कि भारत के बाहर अलग अलग देशों से उनका कनेक्शन था या है, और वो बिहार के थे या बिहार के हैं, और अब जब चुनाव है तो वो बिहार आए हैं। बिहार इसलिए आए हैं ताकि वो बिहार के लिए कुछ कर सके, बिहार को बदल सके, बिहार को बदहाली से बाहर निकाल सके। इसी वजह से आए। उनमें सबसे बड़ा नाम ऑफ कोर्स प्रशांत किशोर का है, जो आजकल नए चेहरों को, नए टैलेंट को, ऐसे लोग जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, ऐसे लोग जो कि यंग हैं, जो यूथ हैं, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में उन्होंने प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप को जोड़ा। अब प्रशांत किशोर ने एक और चेहरे को जोड़ा है। समस्तीपुर से वो आती हैं, उनका नाम है चेतना झाम। हमारे साथ बैठी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में अब चेतना जैसे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वो बिहार को बदलना चाहते हैं। वैसे चेतना की कहानी अपने आप में बहुत प्रेरणा देती है। इनकी कहानी जब आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके सामने कोई फिल्म चल रही है, जिसमें एक लड़की जो बिहार के एक छोटे से गली मोहल्ले से आती है, एक गांव से आती है, और वो संघर्ष कर रही है, आगे बढ़ रही है। बिल्कुल फिल्म की तरह इनकी कहानी है। सोचिए कि एक लड़की जो बिहार के एक छोटे से ज़िले समस्तीपुर से निकली, 3,000 रुपये प्रति महीने पर उसने कॉल सेंटर में नौकरी की, और आज वो दुनिया के 3 बड़े देशों में अपनी मल्टीनेशनल कंपनी चला रही है। उसने कन्नड़ फिल्मों में काम किया, भोजपुरी फिल्मों में काम किया, और अभी भी उनकी कुछ फिल्में
पाइपलाइन में हैं जो आने वाली है, जल्दी आपके सामने होंगी। तो हम आज इस प्रेरक कहानी को समझेंगे, इस प्रेरणादायक स्टोरी से बिहार को कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बिहार के यूथ जो विदेश देख कर आते हैं, विदेश के सारे सिस्टम को अपने सामने देखते हैं, समझते हैं, उन्होंने देखा है कि कैसे काम होता है, उन्होंने देखा है कि देश के अलग अलग बड़े शहरों में कैसे काम होता है, वो बिहार में पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं, उनके नज़रिए से बिहार को समझने की कोशिश करेंगे। तो चेतना, आपका बहुत टफ इंटरव्यू होने वाला है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि मैं आपके संघर्ष पर बाद में आऊँगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अच्छी खासी कमाई कर रही हैं, आप वेल सेटल्ड हैं, आपकी कंपनियां मैंने सुना कि दुनिया के 3 देशों में है, वहाँ तक आपने इसका प्रसार किया है, आप फिल्मों में काम कर चुकी हैं, तो अचानक ये धक्के खाने वाली पॉलिटिक्स में आने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा है। धक्के खाने वाली पॉलिटिक्स मतलब राजनीति कुछ अब इस अवस्था पे गिर चुकी है। दूसरा, जो हमारी बिहार की स्थिति है, ये किसी से छुपी नहीं है, ना आपसे छुपी है ना मुझसे। आपके मीडिया के थ्रू ही हम बहुत सारी चीज़ों को और भी जानते हैं। मैं तो खुद बिहार का हूँ, मुझे पता है क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। तो परेशानी क्या है कि अपने लिए तो आदमी बहुत कुछ कर लेता है, चलिए एक भगवती की कृपा रहती है, आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं ना कि जब आप दूसरे देश जाते हैं तो वो देश आपका नहीं है, फिर जब आप अपने देश आते हैं तो फिर आप दूसरे राज्य को चुनते हैं क्योंकि आपका राज्य सुरक्षित नहीं है। आपको ये भी लगता है कि यहाँ पे अगर आदमी कुछ पूंजी लगाएगा तो सबसे पहले दूसरी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो सुरक्षा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप समझिए कि आप अलग अन्य कई राज्यों को लीजिए, राज्य विकसित होता है क्योंकि व्यवसायी आकर के व्यवसाय करते हैं और सत्य यही है। तो जब एक व्यवसायी को वो स्थान, वो जगह, वो तरीका, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो आप राज्य को ग्रो कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि सेफ्टी नहीं है, राज्य डेवलप नहीं कर रहा है, आपने बिहार कब छोड़ा? मुझे बिहार, वैसे मैंने बिहार कभी छोड़ा नहीं, आती जाती रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि होंगी तकरीबन 22 साल। 22 साल। 22-23 साल। तो मतलब आपने वो दौर देखा है जब बिहार में जंगल राज, जिसको सो कॉल्ड जंगल राज आज कहा जाता है। हाँ, बहुत डिफिकल्ट। मैंने ऐसा भी देखा है क्योंकि मैं बेटी हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं ये माओ के टाइम में था कि नहीं 6 बजे के बाद आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, तो अंदर रहना उस है। दौर में ये इन्वेस्टमेंट वाला आइडिया कहाँ से आया? मतलब आपने कहा ना कि बिजनेस, और आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप बचपन से ही मतलब इन्वेस्टमेंट बिजनेस इस माइंडसेट की रही हैं। तो ये आइडिया कैसे आया? आप तो पढ़ रही थी, आप तो हाँ। जी जी, देखिए पहले तो मेरे पिताजी का प्रकाश वस्त्रालय राम बाबू चौक में हुआ करता है, तो ये सभी जानते हैं और काफ़ी पॉपुलर प्रसिद्ध भी थे वो। हम लोग मध्यम परिवार से आते हैं, लेकिन एक सोच हमेशा अच्छी रखी हमने कि अपने लिए, अपने समाज के प्रति, लोगों के प्रति और क्या कर सके। मेरे दादाजी बहुत कुछ करते थे, मेरे पिताजी भी, मेरी माता और भी ज़्यादा समाज सेवी कर रही हैं, तो बहुत कुछ करते थे। इनको देख करके भी एक आत्मविश्वास आदमी को जगता है कि नहीं, प्रेरणा देते हैं लोग कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मैंने कभी सोचा नहीं, ना मेरा दिमाग में ये आया कि कॉन्स्टेंटली मुझे व्यवसाय करना है। मैंने, परिस्थिति ये थी कि कैसे आदमी पहले 2 पैसे कमा करके खड़ा हो जाए, क्योंकि आप अपने घर की सबसे बड़ी बेटी और जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। तो आपको भी ये पता है कि आगे आने वाले समय में आपको इतना कर लेना है ताकि आपका परिवार सुरक्षित हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमेशा मेरे दिमाग में चलती रहती थी, क्योंकि अपने माता पिता से प्रेम मुझे लगता है मैक्सिमम हर बिहारियों को होता है। तो आपको लगा नहीं कि इस वक्त आपने बिहार की स्थिति देखी, पटना में एक बड़े व्यवसाय संस्थान से जुड़े एक बड़ी शख्सियत को मार दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया। बिहार के अलग अलग हिस्सों में अब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बिजनेस करने वाले लोग खुद कह रहे हैं कि वो सेफ नहीं है बिहार में। अब पता नहीं वो सेफ हैं या नहीं है, लेकिन जो वो कहते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में एक बिजनेस वुमेन होकर मतलब आपने बिहार आने का सोचा ही क्यों? यहाँ पर आपको लगता नहीं कि खतरा है? यही तो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। आप समझिए, आप भी अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, क्या आप अपना व्यवसाय बिहार में लगाएंगे?
सोचिए, प्रश्न है ये, क्योंकि हम चाहते हैं कि मजबूत बनाए राज्य को, लेकिन सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा, फिर अगर सुरक्षा नहीं मिल पा रही है तो फिर मुद्दा यही आता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन, कहीं ना कहीं राजनीति, कहीं ना कहीं तरीके उल्टे पड़ रहे हैं। तो मेरा राजनीति में आने का मकसद ही यही था कि हर के पास अपना स्थान, अपना राज्य, अपनी जगह है। दुनिया में कोई भी कहीं पर है, उसके पास अपना एक घर है। लेकिन जब बिहारी अगर कुछ अच्छा कर रहा है, वो बिहार लौट करके आने में 100 बार संकोच करेगा। लेकिन पॉलिटिक्स 10 to 7 वाला जॉब तो है नहीं, 10 to 6 वाला जॉब तो है नहीं। नहीं, तो 10 to 7 वाला जॉब कोई व्यवसायी नहीं करता। एक व्यवसायी का जॉब 24 घंटे का होता है। जितनी बड़ी कंपनी उतना समय कम, और ये सत्य है। लेकिन उससे बड़ी बात जो ये है कि जब आप ये समझते हैं कि आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया और आपका ऋण भी आपके जन्मभूमि से है, और उसको फिर आप अपनी कर्मभूमि बनाना चाहते हैं। ये बहुत टाइम पहले की बात है कि जब मैं, क्योंकि मिलती जुलती रहती थी, बच्चों से बातचीत करती थी, वहाँ पे जा कर के कुछ खेलना कूदना, इन लोगों के साथ बातचीत करना, ऐसे ही देखना कि क्या जानकारी ले सकती हूँ। तो पूजा वगैरह में और वैसे भी शादी वगैरह में तो मैं जाया करती थी। तो मैंने जब बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए की, चाहे छोटे स्तर पर हो या थोड़े बड़े स्तरों पर, जब मैंने की, तो मैंने एक चीज़ का अनुभव किया कि ये सबके पास प्रेरणा वही है, मतलब इन सब में कहीं ना कहीं चेतना छुपी है। लेकिन वो आत्मविश्वास और इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वो मिल जाए दोनों, तो मुझे लगता है ये लोग कमाल कर देंगे। लोग हमेशा बोलते हैं कि बिहार में IAS IPS सबसे ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ये भी तो मानते हैं ना कि बुद्धिजीवी लोग हैं बिहार में। तो अगर हमारी युवा पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी को एक स्ट्रक्चर मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट हो। मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य बस इतना है। बस इतना ठीक है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाया। आप पटना, मतलब जैसा आपने बताया 22 साल पहले आप बिहार से जा चुकी थी पटना। आप उसके बाद कब आई? मतलब आपके हिसाब से 2000 आती रहती थी। हाँ। आज पटना में फ्लाईओवर्स का जाल है। जी जी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जाल है। जाल मानते हैं आप उसको? आपने कोई भीड़ देखी जब आप मैंने पटना को बदलता हुआ देखा है। सच देखिए, हाँ। आप भी बिहारी हैं, मैं भी बिहारी हूँ। हाँ। हर बिहार को आप बदलता हुआ देखेंगे, लेकिन बाकी राज्यों के मुकाबले बिहार सही मायने में बहुत पीछे है। आज मैं आपको बताती हूँ, आप एक अच्छे और कामयाब आदमी हैं, राइट? ऐसे अन्य कई बिहारी हैं जिन्होंने दूसरे राज्य में जाकर के अच्छा किया है। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर मिल जाता तो हम अपने राज्य में कितना अच्छा कर पाते, हम अपने राज्य को कितनी मजबूती के साथ आगे ले जाते। आज हमारा GDP ग्रोथ फैक्टर कितना बड़ा होता। ये पर क्या है ना, योग सिर्फ सोच की बात है। हम सबों ने अपने अपने लिए अच्छा कर लिया। अभी जब मैं अपने राज्य में जाके अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए कुछ अच्छा करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। बहुत छोटा दिखता है मुझे, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है। और जब आप दूसरे के लिए करते हो ना, एक अपेक्षा भी आती है। तो तब मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं राजनीति में कूद करके जो मेरी जो शक्ति है, अगर उसको मैं वृद्धि कर दूं। और सबसे बड़ी बात, चयन एक ऐसे अच्छे पार्टी का, ये बहुत ज़रूरी था कि चयन एक ऐसे अच्छे पार्टी का जो सोच विचारधारा रखती हो, जिस सोच और मंशे के साथ मैं आती हूँ। तो जहाँ पर आप किस विचारधारा की बात करें? प्रशांत किशोर के पास कोई विचारधारा है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। ये जरा उस विचारधारा के बारे में आप उसका डेफिनेशन आप दीजिए। मैं आपको उससे पहले कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान के करीब आधे दर्जन मुख्यमंत्रियों की विचारधारा को आगे बढ़ा चुके हैं। वो बीजेपी के साथ रहे, वो नीतीश कुमार जी के साथ रहे, वो आरजेडी के लिए काम कर चुके हैं, वो ममता बनर्जी के लिए काम कर चुके हैं, वो आप चले जाइए रेड्डी जी के लिए काम कर चुके हैं। तो उनका तो एक बड़ा ऑरा है ना, उनकी तो विचारधारा, मतलब जहां स्पेस मिला उसी विचारधारा में वो ढल गए। तो किस विचारधारा की आप बात करें? चलिए, आज मैं आपको आप ही के प्रश्न से एक प्रश्न पूछती हूँ। आप मीडिया के हैं, राइट? बहुत बार मीडिया में जब कितनी बार दोषारोपण लगा है, तो बोलते हैं मीडिया तो लेफ्टिस्ट हो जाती है तो राइटिस्ट हो जाती है, करेक्ट? आपने कई ढांचों पे काम किया है, कई लोगों के साथ काम किया है। लोगों के साथ मान लीजिए कि कोई प्रेशर या किसी भी तरीके से, या आपको वो आपका स्थान है, कार्य का स्थान है, आप उसके ऊपर योग्यता प्रमाण करना, आप अपने लिए सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे वहां पर उस कार्य के लिए, राइट? लेकिन जब आपके निजी मन की बात आएगी, कहीं ना कहीं बिहारी छुपा होगा, कहीं ना कहीं उसको ये लगेगा कि भाई जब मैंने इतना कुछ कर लिया तो क्या कुछ बिहार के लिए मैं सोच सकता हूँ, राइट?
कैलकुलेशन यहाँ पे बैठेगी कि जो बेस्ट मैंने सबके लिए किया और सबके लिए सोचा, क्या उसका बेस्ट निकाल करके, और जो डेमोग्राफिक पे मेरा बिहार प्ले कर रहा है उसको मैं बिहारी execute होना कर एक सकता हूं? सेंटिमेंट हो सकता है, विचारधारा नहीं हो सकती ना। देखिए विचारधारा, आप समझिए, एक बात बताइए, मैं और आप आज के समय में ये बात बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बिहार पिछड़ा है, बिहार खराब है, बिहार के लोग ये वो। हमने आज तक क्या किया है उसके लिए? किसी ने भी, जो भी बिहारी अगर अच्छी स्थान पर है और अगर ये बोलता है तो आपने क्या किया है? सबसे पहला प्रश्न ये आता है। और दूसरा मुद्दा ये आता है कि दूसरे के ऊपर आप दोषारोपण कर सकते हैं, पर आप समझिए वो उनका प्रोफेशन है, वो उस काम में कूदे हैं। अगर आप एक सोनार के पास जाएंगे तो वो सोना ही बनाने का काम करेगा। तो उनका जो प्रोफेशन है उसका बेस्ट आइडिया ये है कि उन्होंने जब इन लोगों के साथ काम किया तो एक डेमोग्राफिक समझी, लोगों के विचारों को समझा, उनको तोड़ा भी, उनको बनाया भी। जब ये सारी चीजें आदमी करके एक तरीके से परिपक्व राजनीति के तौर पर बढ़ता है। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे गंभीर बात आती है, मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े अब जगह पर हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग समझ रहे हैं, उनका एटीट्यूड क्या होगा और उस जगह पर आपका एटीट्यूड क्या होगा? एक लेवल पे हायर वाइब्रेशन होगी कि भाई मैं ये करता हूँ या मेरे ये लोग हैं, मैं इनको जानता हूँ, राइट? लेकिन जब आप सही मायने में, जैसा कि आप उनका एक स्टेटमेंट सुनेंगे, उन्होंने बोला कोरोना के वक्त, मैं बता रही हूँ, मैं खुद भी दंग रह गई थी कि कोरोना के वक्त बहुत सारे कुछ ऐसे एक्टर भी हैं बॉलीवुड से, जिन्होंने बोला बस कि बस उन्होंने महाराष्ट्र से बिहार के लिए निकलवाई थी, राइट? उस वक्त किसी बिहारी का दिल कांपा नहीं, उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा। ये बहुत छोटा एग्जाम्पल बता रही हूँ, अन्य कई ऐसे एग्जाम्पल है। उन्होंने ये बोला कि उस वक्त मेरा मन, क्योंकि याद रखिए सत्य यही है कि हर चीज को करने के लिए एक समय आता है, वो समय आपको खुद ब खुद मोड़ देता है। और आज के समय में जो बिहार की परिस्थिति है, कहते हैं ना, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो ये भी याद रखिए कि आज जो परिस्थिति है, इस वजह से कोई और इतने सारे लोग हैं, कोई भी सोच सकता था कि चलो आओ पार्टी बनाते हैं, चलो आओ बिहार को सुधारते हैं। बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और ठीक उसमें से जो एक बड़ा प्रयास है, क्योंकि जिसको राजनीति की सूझबूझ भी है, जिसको एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, टेक्नोलॉजी सबका ज्ञान है, आप समझिए जब उसके हाथ में वो चीज़ आप देंगे तो वो डोर को कैसे संभालेगा? तो ये जो सारी स्ट्रैटेजी होती है ना, जब आप ग्राउंड फील्ड पर उसको जब मैं 100% बता सकती हूँ कि जब प्रशांत सर दौरे पे निकले होंगे और जब लोगों से मिले होंगे, एक भावनाओं का ओत पोत शुरू हो गया होगा। इस बीच उस आदमी के अंदर कितने भावनाएं टूटी होंगी, क्योंकि हम और आप तो चलिए यहाँ बैठ रहे हैं, वो सामने फील्ड पर। मैं भी जब अपने घर जाती हूँ, पिछले साल क्या हुआ कि मैं ऐसे ही दौरे पे निकली थी, तो मैंने सोचा कि जा करके सवेरे मैं सबको ऐसे प्रणाम पाती करके आऊँगी कि सब कैसे हैं, क्या है। और सिर्फ मैंने यही देखा, किसी के बच्चे के हाथ में नीडल है, किसी की तबीयत खराब है, किसी के कुछ है, सबकी परेशानी है। मैं समझती हूँ कि युग भी ऐसा है कि परेशानियाँ सबके पास आएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा परेशानियाँ होना कि आपके पास एक बेसिक चीज़ भी ना हो, तो फिर वो दिक्कत है। और जब मैंने उसका अनुभव किया तो मेरा हृदय ना पसीजने लग गया कि, और चलिए मैं तो फिर भी स्त्री हूँ, तो एक मन पसीजता है। आप समझिए कि एक पुरुष के लिए उस आकृति में जाना, उसको तोड़ना, समझना, और फिर से उसको अपने ढर्रे में बना करके उनको ये बोलना कि देखो ये गलत हो रहा है, लेकिन जो सही हो रहा है वो ऐसे हो सकता है। कितने वर्ष लगे सिर्फ हर जगह जगह जा करके ये संग्राम को निकालने में, हाँ, समझाना। तो आप ये समझिए कि नो वन इज परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं। वो खुद भी बोलते हैं कि अच्छा, मैं ठीक है, परफेक्शन। आपने राजनीति, आपने जो बताया, मैं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एग्री कर जाता हूँ उससे। आप एक चीज़ बताइए मुझे, आप 3 नेताओं में क्या फ़र्क समझती हैं? पहला लालू प्रसाद यादव, दूसरा नीतीश कुमार और तीसरा प्रशांत किशोर। आप एक एक करके बताइए। देखिए, मैं उस सबसे पहले एक बात आपको बताऊंगी, हर समय का जो नेता या जो भी ज़रूरत होती है ना, वो एक हर समय अपना एक रिक्वायरमेंट ले करके आता है। जब लालू जी आए थे तो मुझे याद है कि उस वक्त दादाजी थे मेरे, और जब वो बैठे थे तो
उस वक्त माहौल अलग था, आसान हो गया उनके लिए और वो मुख्यमंत्री के तौर पे बैठे। उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने फुलफिल की। उसके बाद रिक्वायरमेंट में चैलेंज आ गया क्योंकि हर चीज़ें डोल रही थी, शिक्षा डोल रही थी। तब नीतीश जी आए। जब 2005 में उन्होंने बागडोर संभाली तो उस वक्त नीतीश जी की ज़रूरत थी बिहार को, क्योंकि उस वक्त बिहार एक अलग लेवल से वाइब्रेट कर रहा था, राइट। लेकिन आज ये 2025 इट्स अ मिलेनियल एरा, जहाँ पे युवा इंस्टाग्राम और यूट्यूब में देख रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं, बट दे आर गेटिंग एजुकेटेड। उनको पढ़ाई यहाँ से मिल रही है। अब आपको एक कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, आपको एक कैसी सोच वाला आदमी चाहिए जो इसको फास्टर वे में कैलकुलेट करके आपको आगे लेकर के जाए। तो सबसे बड़ी बात, मतलब आपके हिसाब से ये सारी विशेष बातें हैं प्रशांत किशोर? बहुत देखिए, बिना बातों के मुझ जैसा आदमी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में अपने लिए, मैं अपने माता पिता के लिए, कई और लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि आप जाती हैं ग्राउंड में तो आप देखती हैं बहुत सारे प्रॉब्लम। कोई एक ऐसी चीज जो मैं आपसे पूछूं बिहार में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, कोई दो ऐसी चीज बता दीजिए जो आपने महसूस की हो और जो लगता है कि नहीं होना चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार आए या जिसकी भी सरकार है। बहुत सारी चीज़ों, जैसे आप दो चीज़ें समझाइए और क्यों। बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था भी है। लेकिन आप एक भी चीज़, मैंने एक चीज़ बहुत अनुभव किया, जब मैं ना डॉक्टर्स वगैरह से बातचीत करती हूँ, वहाँ पे कुछ मेरे मित्रगण भी है, ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब उसका तो एक व्यावसायिक मॉडल है जो प्राइवेट चला रहा है। उसको ये पता है कि अगर मैं एक मशीन ऐसी ले करके आता हूँ, उसके कॉस्टिंग इतनी पड़ेगी, तो आई मस्ट टेक द कॉस्टिंग आउट। नॉर्मल है, कोई भी व्यापारी ये सोचेगा। अब अगर वो ये सोचे कि मुझे कई वर्ष लग जाएंगे, तब तक दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी और ये मशीन फिर से आउट, वो निकल जाएगी मशीन, उसका कोई नहीं रह जाएगा मतलब। तो फिर वो डॉक्टर ये सोचता है कि अब मैं एक सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर के बात करें, तो वो ये सोचता है कि अब इनके पास पैसे कितने हैं बेचारों के पास जिससे हम ले सकते हैं। बहुत लोग ऐसे आते होंगे जिसको मैं 100% श्योर हूँ कि बहुत लोग डॉक्टर ऐसे होते होंगे जिनको सोचते होंगे ठीक है थोड़ा कम में भी इलाज करके निकाल देते हैं। लेकिन आप समझिए, हर चीज़ आज के डेट में व्यवसाय से रिलेटेड है। हर एक चीज़ पर आप, हर एक लोग पर भी आप दोषारोपण नहीं कर सकते कि आप ये कर रहे हैं तो आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि सत्य तो ये है कि उसको भी अपना घर चलाना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना, उसको भी एक स्टेबल बिजनेस रन करना है। तो ऐसे में जब सरकार का भी मदद उतना ही है जितना है और लोगों के पास भी उतने ही पैसे हैं, तो जो डॉक्टर्स अच्छे भी हैं एंड दे वांट टू डू कि मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करूँ, वो नहीं कर पाएंगे। फिर उनको ये लगा गया मैं 10 की आंख में आ जाऊंगा कि मैंने ये लेकर के आ गया हूँ, अब इसके बाद क्या। बहुत सारा भय उत्पन्न होता है, जैसा कि आपने बोला कि बहुत बड़े व्यापारी का भी जो केस चला है। तो ऐसा नहीं है कि लोग करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन पीछे हट जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि सरकार इन सब चीज़ों में सबसे पहले एक्शन लेती, एक अवेलेबिलिटी करा देती है, और सबसे बड़ी बात, बिहार के अस्पतालों को बदलते देखा है? मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, तभी तो बोल रही हूँ मैं। थोड़ा देखिए, थोड़ा देखा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं, बट आप सोचिए, आप अगर, चलिए मानिए मैं आपसे पूछती हूँ, आप बीमार नहीं, देखिए मैं ये बात नहीं कह रहा कि सारी चीज़ें मुहैया करा दी गई, ये सच बात है कि बहुत कमी है, लेकिन मैं आपके नज़रिए से समझना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, हम ये कह सकते हैं क्या? मैं आपको वापस से अपने उसी स्टेटमेंट पे लेके जाऊंगी। हर समय के दौर पर हर एक आदमी ने अपना योगदान दिया जो नेसेसिटी थी, लेकिन क्या और राज्य अच्छा नहीं हो सकता था? प्रश्न तो यही उठता। अगर आप मुझे ये बोल दे कि ठीक है मैं बिहारी हूँ, जैसे बिहार चल रहा है बिल्कुल ठीक है, चलने दो, और मैं आपको बोलूँगी अगले साल से आप बिहार में रहिए और सारी चीज़ें अब आप बिहार में कीजिए, आप करेंगे? प्रश्न यही उठता है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करेगा ना, और जब सरकार की सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी ना, आप भयभीत हो जाएंगे। तो मैं आज तक मैंने ये नहीं बोला कि चीज़ें नहीं, जो भी आता है वो काम करता ही करता है, उसको काम करना ही, वो बैठा ही इसलिए, लेकिन जो काम की स्पीड होती है और जो काम का इन्वेस्टमेंट होता है, अगर उस लेवल पे हो जाए, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ कि बहुत सारे राज्यों का, चलिए नाम नहीं लेते, पर अन्य कई राज्यों में एक बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास ये धन आया है, चलो इसको राज्य में करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कांस्टेंट इकोनॉमी बूस्ट होती रहे, कांस्टेंट चलती रहे और कांस्टेंट सबका कार्य बनता रहे।
तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ऐसा करते हैं। मैंने ऐसे कई नेताओं को भी देखा है, बहुत सक्सेसफुल व्यापारी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार में करेंगे तो कल फिरौती मांग ली जाएगी। यही ये मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उस प्रश्न का भी उत्तर हमारे अंदर ही है। ऐसा कोई बिहारी नहीं है जो ये नहीं सोचेगा कि कल को अगर मुझे मेरे बिहार में यहाँ जहाँ आप बैठे हैं वैसी फैसिलिटी मिल जाए तो मैं वापस नहीं जाऊँ, आई विल गो बैक। क्योंकि क्या है कि हर, जैसे मान लीजिए, लेकिन देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डर अब निकालना पड़ेगा। क्या आपको लगता नहीं कि जितने ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल थे बिहार में वो ख़त्म हो गए, वो दौर ख़त्म हो गया। पहले जिनके नाम की तूती बोलती थी, जिनके नाम से लोग हफ्ता पहुंचाते थे, वो ख़त्म हो गए। तो फिर ये उनका नामो निशान नहीं बचा है। ठीक है, तो फिर ये केस कैसे सामने? ये तो सरकार कह तो रही है कि ये ज़मीन का मामला हो। ठीक नालंदा में भी एक ऐसा केस हुआ डॉक्टर के साथ, जब उसको 20 सड़क पे मार दिया गया। आज कॉन्स्टेंटली मैं रोज दिन यही सब सुनती आ रही हूँ। तो मैं ये बोलती हूँ कि क्राइम कैन नेवर बी डिमोलिश्ड। ठीक है, ये बात सभी मानते हैं क्योंकि बहुत समय से लगातार बहुत लोगों ने ट्राई किया। यस, बट एनीथिंग एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी कैलकुलेटेड इन सच अ वे जहाँ पर आपको छूट ना मिले। अगर आपने वो क्राइम किया है, यू आर इंडेटेड टू इट। अब आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जिस दिन ये भय लोगों के अंदर घुस गया ना कि मैं ये नहीं कर सकता इतनी आसानी से, उस दिन सारा का सारा जो है केमिकल आपका यहीं पर ही डिसॉल्व हो जाएगा और आप अपने आप को पीछे महसूस करेंगे। जब हम लोग भी जाते हैं व्यापार करने के लिए, सबसे पहला मॉडल होता है कि जो राज्य का मॉडल है, जो देश का, पहले उसको सीखिए। यू विल लर्न द फॉर्मेट ना, उसके बाद ही आप एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपने उसके ऊपर काम ही नहीं किया, आप एग्जीक्यूट क्या करेंगे? और दूसरा, आपको उनके लॉ और सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। तो सिस्टम में इतनी मजबूती आनी चाहिए ना, सिस्टम में मजबूती ही नहीं है। हर रोज़ दिन यही गाना, हर रोज़ दिन यही चीज़ें, तो हमसे तो हमारा राज्य छीन लिया गया ना। मैं सबसे, हर बिहारियों से ही पूछती हूँ कि हमसे हमारा राज्य छीन लिया गया है। बस अब हमारी इच्छा है कि हम कहीं पर भी जाकर के रहें। आप इस सिस्टम से लड़ लेंगे? अभी देखिए, आई तो हूँ मैं, और लड़ने नहीं आई। आप एक बात समझिए, यहाँ बिहार में लड़ने का मतलब होता है बदलना। तो बदलने का मतलब होता है लड़ना। हर बात, हर समय अपना जो है एक बदलाव लेकर आता है। आज जो ये बदलाव आप देख रहे हैं वो इसके लिए है। आज जनसुराज का जन्म भी क्यों हो पाया? इसी वजह से हो पाया। अगर आज आप जनसुराज के साथ कुछ भी लोगों को देख रहे हो, वो इसीलिए हो पाया क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस धुन में है कि कुछ परिवर्तन हो जाए, ताकि क्या है कि मेरा जीवन अच्छा चले, आने वाले मेरे बच्चों का जीवन अच्छा चले। ठीक है, मैं बाकी सारी बातों से आपकी सहमत हूँ। परिवर्तन का मतलब क्या यही परिवर्तन है कि आपके जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर जी, वो कहते हैं कि सत्ता में आए तो सबसे पहले शराबबंदी हटाएंगे? एक बात बताइए, चलिए हम और आप तो एक नॉर्मल, वी हैव सर्टेन स्ट्रक्चर। ऐसा कोई देश बता दीजिए जो ये बोले कि आई डोंट सर्व अल्कोहल। ठीक है, ऐसा कोई देश बता दीजिए जो ये बोले। देश में स्टेट बता सकता हूँ इंडिया में, गुजरात एक, हाँ राइट। पर आप ये बोल रहे कि वहाँ के कोई लोग शराब नहीं पीते। देखिए, दैट इज इंडिविजुअल चॉइस, करेक्ट। अब मैं बताती हूँ, बाकी और राज्यों को भी देख लीजिए, आपके लोगों का विचार क्या है ये भी तो जानना ज़रूरी है। और उन्होंने एक बात बोली कि शराबबंदी इसलिए हटाऊंगा क्योंकि शराबबंदी है नहीं। मैंने खुद भी देखा है, आपके मीडिया के थ्रू ही मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं और सुनी। जब सामने लोग ये बोल रहे थे कि भाई शराबबंदी हुई कहाँ है, यहाँ से यहाँ पहुँचाया जा रहा है, वहाँ से वहाँ लेके आया जा रहा है, घर में व्यवस्था की जा रही है। उसमें क्या हो रहा है कि जो कमाई, एक स्ट्रक्चरल पैटर्न पे जो कमाई होती है वो ब्रेक हो गई सरकार के लिए। लेकिन उस पे क्या हुआ, उस पे प्रॉब्लम ये हो गया कि बाकी जो और माफिया और ये, मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये बात समझिए कि सरकार जब एक्शन लेती थी, सरकार जब लोगों को पकड़ती थी शराब पीने के लिए, शराब बेचने के लिए या शराब की तस्करी करने के लिए, तो लोगों ने उस पर भी सवाल उठाए कि इतना सख्त कानून बताइए। सरकार बिठा लेती है, पुलिस बिठा लेती है थाने में, लोगों ने उस पर सवाल उठाए, सरकार ने उसमें ढिलाई कर दी। फिर सरकार ने पहले कहा कि भाई शराब मत पियो। शराबबंदी का मतलब क्या था कि शराब मत पियो, शराब पीना लोग शुरू कर देते हैं। आप लीनियंसी कैसे बरतते हैं? क्योंकि आपके या किसी भी राज्य में आप ये नहीं बोल सकते कि अल्कोहल कंजम्पशन नहीं होता है।
अगर आप पूरा का पूरा इंडिया का चार्ट निकाल के देख लें, देयर इज अ हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक। ऐसे में बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लोग कंज्यूम करते हैं, कोई पर्दे में नहीं करता, विच इज़ अ गुड थिंग। कोई ये नहीं बोलता कि भाई मैं नहीं करूँगा या मैं अपने आप को छुपा रहा हूँ, अनलाइक कपल ऑफ अदर स्टेट्स, वो लोग ऐसा नहीं करते, दे आर वेरी स्ट्रेट अबाउट इट। तो जब ऐसी प्रतिक्रिया आपको मिलती है, ऐसे में एक नैतिक कार्य भी ये होता है कि आप ये भी सोचें कि जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है उसको रेगुलेट कीजिए, मॉनिटर कीजिए, उसके ऊपर अलग अलग चीज़ें आप लगा सकते हैं। बट ऑप्शनेबल आप ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल बंद करके हटा दीजिए, तो फिर आपको हटा देना चाहिए, एक भी बॉटल वहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए। लेट देम डाई, लेट देम डू, यही होगा ना, बेचारे क्या करेंगे, यही और कोई विकल्प नहीं हो पाएगा। मैंने तो इतना तक सुना था, जब बीच में शुरुआत हुई थी बंदी की, तो कुछ एक केमिकल में कुछ मिला करके और शराब बेच करके सो मेनी पीपल और किड्स तो हैव डाइड, युवा कितने मरे हैं उस केमिकल से, जस्ट टू थिंक कि भैया मुझे ये वो वाला किक दे जाएगा। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे आप एक बात समझिए कि कोई भी चीज़ जब हम जैसे भोजन हम 3 टाइम करते हैं, ठीक है ना, कभी कभार हम 1 या 2 टाइम करते हैं, लेकिन आप भोजन 10 दिन नहीं कीजिए, कर पाएंगे? संभव ही नहीं। आपके हिसाब से शराबबंदी नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से शराबबंदी है ही नहीं, है ही नहीं। मानिए यही बात कि शराबबंदी है ही नहीं। जो प्रशांत जी बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि अगर होती शराबबंदी तो माजरा ही अलग होता, मतलब बिहार का। अभी तो आपकी कंपनियां हैं 3 अलग अलग देशों में जी, कहाँ कहाँ वो कंपनियां हैं? यूएस में है, सिंगापुर में है, वी आर एक्टिव इन थाईलैंड एंड चाइना। ठीक है, तो क्या छोड़िए, इसमें से सबसे जो मतलब कम डेवलप है मुझे लगता है थाईलैंड ही है देश में। हाँ, मतलब इन चारों में जिनका नाम आपने लिया, क्या हम उस डेवलपमेंट को कभी भी बिहार टच कर पाएगा? थाईलैंड के भी डेवलपमेंट को हाँ, क्यों नहीं कर पाएगा? या सिंगापुर कभी बिहार में हम सोच सकते हैं कि पटना सिंगापुर बन जाएगा? देखिए, आप चाहते हैं, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आज आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि भारत अमेरिका बन जाए? हम जॉइंट फैमिलीज देखते हैं ना, जो हमारे बिहार का ढांचा है। हमारे बिहार के बीचों बीच नदी बहती है, लेट्स टॉक अबाउट बिट थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। तो नदी जब बहती है तो आप उसको देखेंगे कि अगर नदियों को सही ढंग से रेगुलेट कर लिया जाए, उनको ठीक ढंग से वो अस्तित्व प्रदान कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारा बिहार राज्य दूसरे राज्यों को भी बिजली दे सकता है। इट्स अ हाइड्रो पावर, राइट। आज के समय में यूएस जो है वो ग्रीनलैंड और कनाडा क्यों लेने के चक्कर में है, चाइना डैम क्यों तैयार करने के चक्कर में? आप एक नंबर 1 देश बनेंगे कैसे? ठीक है, कुछ यूटिलाइजेशन होगा, कुछ मिसहैप होगा, इसे 100% कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। लोग देश देश खेल रहे हैं, उनको कुछ और सोच है, हम अपने बिहार को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे जिस दिन काम होना शुरू हो जाएगा, हम अपने आप एक संपूर्ण बिहार, सक्षम बिहार हो जाएगा। हमें दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम दूसरे जगह से वहीं बैठे बैठे कार्य कर लेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए आप, प्रशांत किशोर जी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा सबसे ज़्यादा फोकस पलायन रोकने पर है। बिहार में आप कैसे, मतलब जॉब ओरिएंटेड काम कैसे किया जाए? क्या आप जॉब वहाँ दे सकती हैं लोगों को, एक मजदूर बनाने के सिवा? बाहर भी लोग मजदूर हैं, बिहार में भी मजदूरी बनेंगे। उन्होंने ये, किसी ने कभी ये नहीं कहा कि मजदूरी खराब है, ठीक है। स्किल्ड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, स्किल्ड वर्कर्स बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे राज्य में मान लीजिए आलू का उत्पाद हो रहा है, लेकिन आलू की प्रोसेसिंग यूनिट तो नहीं है। अगर वो वहीं पर हो जाए तो उस बेचारे को उतना दूर काम करने की क्या ज़रूरत है? अगर वो 10,000 काम करेगा, वो क्या बचाएगा, क्या घर में लेकर आएगा? लेकिन अगर वो यहीं पे काम कर रहा है तो उसका कुछ पैसा बच तो रहा है। आप ये सोचिए, मॉडल सेल्फ सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये भी हम अपने लोगों के लिए सोचें कि किसी ने ये नहीं बोला ये हट जाए, वो हट जाए, वो हट जाए, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तैयार हो जाए। तब तो जापान अपने आप में बहुत तकलीफें झेल रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल, बाकी चीज़ें लोग करने को तैयार नहीं। उनकी पॉपुलेशन वैसे भी अंडर टू द कंट्रोल, मतलब बिल्कुल हैंडफुल ही है। वो अपने हर चीज़ अपनी परेशानी लेकर आती है। जब आप ओवरली एजुकेटेड होते हैं तो फिर आपको लग्जरी की इच्छा होती है, राइट। तो वैसे ही उनके लिए एक सिस्टम क्राफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अगर हम कॉर्न
की उत्पाद सबसे ज़्यादा करते हैं, तो हम कॉर्न का प्रोसेसिंग यूनिट वहीं पे लगा दें। क्या दिक्कत है इसमें? ये छोटी छोटी चीज़ें, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं। चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग अगर मान लीजिए कल को बिहार में हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी ये है कि लोग लगाना भी चाहते हैं, लेकिन जो सुरक्षा का जो विषय आता है ना, ये लोगों को भयभीत कर देता है। ये मैंने भी देखा है, लोगों ने, आपने भी देखा होगा, कई लोगों ने देखा होगा। तो हर मॉडल, कोई भी हो, मॉडल के ऊपर अगर आप एग्जीक्यूट कर जाए ना तो मॉडल क्लिक कर जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन तो चाहिए। अभी हम कह रहे हैं और कर नहीं रहे, तो फिर हम यही बात करेंगे और आज से 5 साल के बाद भी हम यही बात करेंगे कि बिहार और कितना पीछे। हर 5 साल वो और पीछे जाएगा, फिर और वो कितना पीछे है। हमने आपके बारे में पढ़ा कि आप कहीं 3,000 रुपये में नौकरी करती थी किसी कॉल सेंटर में, फिर आप आज विदेशों में, 4 अलग अलग देशों में बल्कि आप कंपनी चला रही हैं अपनी। तो यहाँ तक की जर्नी आपकी कैसी रही, कैसे शुरू किया आपने? देखिए, एक बिहारी की जर्नी कभी भी आसान नहीं रहती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। ये आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आत्मिक, जैसे हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के, हम लोग बुद्ध और बहुत ज्ञान की धरती से आते हैं, जहाँ महावीर हैं, हमारे संत महात्मा माने जाते हैं। तो मैं ये मानती हूँ, और ये बचपन से मुझे भी सिखाया गया है, कि परमात्मा अगर स्वयं आपके जीवन में रुचि ले लेता है ना, तो वो आपको ऐसा तैयार करता है कि वो स्वयं आपके लिए एक ढांचा दे देता है। कठिनाई उस बीच में आती है, विश्वास नहीं खोना है। मैंने अपने जीवन में मात्र इतना ही किया होगा कि मैंने अपने माता पिता पर ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा विश्वास रखा, और जो नियति को मंजूर था मैं ठीक उसी ग्राफ से चलती चली गई। मैंने कभी ये प्रश्न नहीं किया कि आज मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं या कल मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। मैंने इन सब लोभ से अपने आप को बहुत दूर रखा। मात्र एक यही सोचती कि कैसे मैं अपनी बहन को पढ़ा सकूं, कैसे मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूं, कैसे मैं उनका अच्छा जीवन कर पाऊंगी। तब चेतना ने ये सोचा ही नहीं था कि चेतना आज जहाँ बैठी है वो इस इमेज में बैठेगी। कभी मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब कहते हैं ना कि सच्चे दिल पे साहिब राजी, तो अगर आपका दिल उतना ही सच्चा, साफ और सबके प्रति अच्छा है ना, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। और ये दुनिया कलयुगी है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसमें क्या है कि पत्थर मारने वाले लोग ज़्यादा हैं, आपको पीछे खींचने वाले लोग ज़्यादा हैं। लेकिन जहाँ भाग्य विधाता स्वयं जब रचना करता है ना चीज़ों की, तो आपको वो पीछे, जो आप 10 कदम पीछे जाएंगे, जब समय आएगा तो आप 1000 कदम आगे होंगे। तो बस मेरा भी कुछ सफ़र ऐसा ही रहा, और मुझे भी नहीं पता चला, ऐसे ही प्रभु ने कई बलिष्ठ हाथ देते चले गए, जुड़ता चला गया, और मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, काम करती चली गई। मैंने अपनी नींद को त्याग दिया, अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, बहुत सारे चीज़ों को एकदम स्वाहा कर दिया। मैंने अपने आप को इतना तोड़ा और इतना बनाया है ना, जितना आप सोच भी नहीं सकते। कि बार बार टूटी होंगी, बार बार उठी होंगी। जैसे चींटी होता है ना कि वो चलती है फिर गिरती है, तो फिर वो चलती है और फिर गिरती है, पर फिर वो चल करके अपने लक्ष्य पे पहुंच जाती है। तो कोई ये भी मुझे बोल देना कि क्या तुम्हारा कोई लक्ष्य निर्धारित था? मैंने यही सोचा था कि मेरे लक्ष्य में मात्र इतना ही है कि मैं कैसे अपने माँ बाप को एक अच्छा जीवन दे पाऊँ। जब वहाँ तक बात गई तो मुझे लगा कि मैं कैसे अपने माँ बाप को एक गौरव फील करवा पाऊँ कि उनकी बेटी होने के नाते। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, तब मेरी माँ ने मुझे बोला, अब ये समय है कि अब आप अपने बिहार की बेटियों को जागरूक करें, उस शक्ति को जागरूक करें जो स्वयं भगवती ने आपके हाथ में सौंपा है। तो तब उस चीज़ों से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, ऐसा है कि जीवन आपका कुछ ना कुछ करने के लिए हुआ है। आसान जीवन सबको ही चाहता है, काम से भागना, जिम्मेदारियों से भागना सब कोई चाहता है, लेकिन उसी में कुछ ऐसे कर्मठ हाथ आ जाते हैं जो आपको हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जैसे दिखेंगे, मेरे जैसे दिखेंगे, कई और उनके जितने बैच में। उन आज के समय में हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत। और मात्र इसलिए आपकी जो कंपनी है वो क्या क्या करती है? सो वी आर इनटू मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग। हमारा मेडिकल जो सर्जिकल गाउन्स है उसका काम है, और साथ में हम लोग कॉस्मेटिक्स लाइन में भी घुस गए हैं। सो वी डू लेज़र इक्विपमेंट्स एज वेल, तो मल्टीपल अदर थिंग्स पे भी हम लोग काम करते हैं। बाकी हमारा मीडिया फील्ड है जिसमें हमने
हीलिंग विद ह्यूमर करके कॉमेडी शो भी किया था यूएस में। हम प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं यूएस में, जिसमें मेरा प्रोजेक्ट वेयर आर यू सोफिया कांस और ट्रेबेका अवार्ड फंक्शंस में जा चुका है। और अभी भारत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं अपनी भाषा को लेकर के, भोजपुरी भाषा हाँ, के बाद काम मैं थोड़ा उसको लेकर के अभी ज़्यादा गंभीर हूँ, क्योंकि ना ये मुद्दा मेरे लिए ऐसा हो गया है कि जैसे फिर वही बात आती है, हर राज्य अपनी भाषाओं के लिए, अपनी पिक्चरों के लिए कितना अच्छा कर रहा है। एक तमिल तेलुगु की पिक्चर 100-100 करोड़ की एक पिक्चर बनती है, हमारे यहाँ पूरा बजट ही नहीं होता होगा साल भर में। हमने ये भी सुना कि आप कन्नड़ फिल्म करने गई थी, वहाँ पर आप इतना टफ रहा कि आपने दोबारा फिल्म ही नहीं की। नहीं, एक्चुअली क्या था कि कन्नड़ फिल्म तो मुझे मेरी एक मित्र के थ्रू, उसने बोला कि ऑडिशंस पे चलिए, तो हम ऑडिशंस गए, हमने दिया और ऑडिशंस क्लिक कर गए। तो बस वहाँ से जो है एक टिक हुआ कि चलिए हम पिक्चर में काम करते हैं। भाषा हमारी नहीं, तैयारी कुछ नहीं, एक्टिंग का मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं, तो हर रोज़ दिन डायरेक्टर से आपको मतलब 5 तो गाली पड़नी है, वो पक्का था, फिक्स था। तो ऐसा होता है कि आप फिर अलग अलग तरीके की मनसा में जाते रहते हो कि जो आपका फील्ड नहीं है, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, आप टेस्ट कर रहे हो, पर आप इसके ऊपर ड्राइव कर पाओगे कि नहीं। तो हीरोइन ऐसा कोई मेरा मोटो नहीं था, वो मिला, मैंने किया, उस प्रोजेक्ट को किया। उसके बाद दूसरी प्रोजेक्ट भी टच की जो ग्रंथा थी, बहुत अच्छी तरह से काम किया, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी इसमें इतनी ज़्यादा रुचि नहीं है जितना शायद मैं किसी और जगह पे अच्छा कर सकती हूँ। तो अभी आप अचानक ये सब करते हुए पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या किसी ने आपको कहा कि कैसे आपकी मतलब जागृति कैसे हुई इस मामले? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस बताया, हमारी माता हमेशा प्रेरणा रही है। तो मेरी माँ ने मुझे ये कहा कि जब आप इतना अच्छा कर रही हैं तो एक शक्ति बनिए उन लोगों के लिए जो आत्मविश्वास जिनमें कम हो गया, उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आएगी। जब मैंने अपनी अनमोल घड़ी पिक्चर की शूटिंग समस्तीपुर में की थी, भगदड़ मच गई थी। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि समस्तीपुर में, बिहार में भी फिल्म की शूटिंग हो सकती है क्या? कर रहे हैं लोग, बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर? नहीं, अभी तैयार हो रहा है, अभी उसको होने की आवश्यकता है। मैं तो चाहूंगी कि वहाँ पे फिल्म स्टूडियो भी बन के तैयार हो, हर राज्यों की तरह। मेरा राज्य भी उतना ही सेल्फ इक्विप्ड और सेल्फ सफिशिएंट। पता नहीं फिल्म सिटी कब बनेगा बिहार में। देखिए लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि जब हमने अनमोल घड़ी की थी तो तब इतने लोग आए थे कि दीदी मुझे मौका दे दीजिए, दीदी हम अच्छा कर सकते हैं। उसकी आंखों में वो जज्बा मुझे दिख रहा था कि मात्र अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ये कितने पीछे जा रहे हैं। अगर यहीं पर सारी अपॉर्चुनिटी ला के डाल दी जाए इन बच्चों के लिए तो दे आर फेनोमिनली गुड। और ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों ने कोई कोचिंग भी की है, कुछ नहीं, लेकिन एक इनबिल्ट, इसे कहते हैं ना, बिहारियों का एक इनबिल्ट होता है कि अगर आपको भगवान किसी चीज़ पे कम करता है तो बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा करता है। उस अच्छे चीज़ को ढूंढ कर ले करके आना, उस स्किल को डेवलप करना और फिर परोसना, बिहार एक अलग दिशा में चला जाएगा। मैं यही सपना लेकर के चल रही हूँ और मैं यही विश्वास लेकर के आई हूँ कि चेतना झा जो अपने जीवन में बिहार से उठ करके इतना कुछ कर सकती हैं, आप भी अपने जीवन में उसी विश्वास के साथ इससे 10 गुना अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ विश्वास की ज़रूरत है और सरकार की ज़रूरत है। एक अच्छे सरकार की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ऐसा मैं मानती हूँ। खैर, बहुत लंबा टाइम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। आपने कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया और आपकी कुछ भोजपुरी फिल्में पाइपलाइन में। हाँ, तो मैंने प्रोड्यूस किया। हाँ, मैं प्रोड्यूस करती हूँ। ठीक, आपने किसी में एक्टिंग भी की है? नहीं, मैं भोजपुरी में एक्टिंग नहीं की। अच्छा, तो अभी आपकी कौन सी फिल्म आने वाली है? अनमोल घड़ी आने वाली है, जिसकी आपने शूटिंग की? हाँ, जिसकी मैंने शूटिंग की। इससे पहले हमने जो पिक्चर बनाई थी बेगुना, रितेश पांडे जी के साथ हमने की थी, बहुत अच्छी गई थी। और ये मतलब बिहार के हर किसी को जानकर अच्छा लगा कि आप बिहार से, समस्तीपुर से यूएस तक का सफ़र तय कर रही हैं। आपकी तरह बिहार की हर लड़कियां अगर इस तरह सफ़र तय करने लगे तो शायद बिहार में हम जल्दी फिल्म सिटी भी देखेंगे और जल्दी वो यूएस वाली फील भी देखेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि बिहार तरक्की के रास्ते पर जाए, क्योंकि मैं खुद एक बिहारी हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि चाहे वो जो भी हो, जिस पार्टी की भी सरकार है, कम से कम उस सरकार के फोकस में होना चाहिए कि बिहार में डेवलपमेंट कैसे हो। डेवलपमेंट का मतलब देखिए, कई बार क्या होता है कि हम बहुत लिमिटेड कर देते हैं उसको, पुल पुलिये से जोड़ देते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों ने कभी वो देखा नहीं था 2003-4 से पहले, तो लोगों को लगता है यही डेवलपमेंट है, लेकिन इससे और ऊपर उठने की ज़रूरत है। आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चेतना झा से हमने बहुत सारे सवाल पूछे, इनके किस जवाब को सुनकर आपको अच्छा लगा, कौन सा
जवाब ऐसा था जिसमें आपको लगा कि हाँ इनमें कोई विज़न है बिहार के लिए, वो भी हमें काउंटर लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि इस बार बिहार के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बन रही है और प्रशांत किशोर का क्या भविष्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, और हमारी तरफ से एनएमएफ की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, इसी तरह दुनिया में नाम रोशन करते रहिए, बिहारी झंडा बुलंद रहे, हम यही चाहते हैं। नमस्कार।